भुगतान से समायोजन, वैकल्पिक उपागम, परिचय और इंट्रोडक्शन। ये देखिए आज हम इस टॉपिक पे देखते हैं। आज हमारा टॉपिक ये रहेगा भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, किसी देश की विदेशी मुद्रा लेन देन का व्यापक लेखा होता है। इसमें चालू खाता करेंट अकाउंट्स और पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट शामिल होते हैं। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे भुगतान संतुलन घाटा बीओपी कहा जाता है, या उस देश को बीओपी डिफिसिट मतलब भुगतान संतुलन घाटा का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए विभिन्न समायोजन उपाय अपनाए जाते हैं। भुगतान शेष समायोजन के पारंपरिक तरीकों से जैसे विनियमन दर समायोजन, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के अलावा कई वैकल्पिक उपाय भी मौजूद हैं। ये उपाय उन देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जो पारंपरिक साधनों के बावजूद अपने भुगतान संतुलन में स्थिरता बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। भुगतान संतुलन समायोजन के पारंपरिक उपाय विनियमन दर समायोजन, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। यदि किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो उसका निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। इससे निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है। अब आयात घटेगा तो जाहिर सी बात है देश की इकोनॉमिक पे इसका असर तो दिखेगा ही दिखेगा, जिससे भुगतान संतुलन में सुधार आता है। समझ रहे हैं? उदाहरण के तौर पे 1991 में भारत ने भुगतान संतुलन के दौरान अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था। मतलब 1991 का जो क्राइसिस आया था भारत में, इंडिया में, तो उस टाइम में मनमोहन राव कमेटी जो बनी हुई थी, इसी को निकालने से ये नीति जो है ना लागू हुई थी और अपनाई गई थी। तो बोला जाता है कि मोहन राव कमेटी ने जो है ना मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया था। किससे किया था भाई? आपको पता ही होगा, जब आयात और निर्यात जो है ना वर्ल्ड मतलब वैश्विक देशों से अगर हम आयात निर्यात जो है ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं तो उस पर हमें कंट्रोल करना होगा, आयातों पे भी और निर्यातों पे भी, और मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा। तभी जाके आप मार्केट की डिवैल्यूएट को आप कंट्रोल करेंगे। इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति है, जब घट रहा है बढ़ रहा है तो उसको एक तरह से देखा जाता है, और इस नीति को भुगतान संतुलन में सुधार करके ही उभारा गया था देश को, याद रखिएगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट होगा मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। केंद्रीय बैंक ब्याज दर और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है और बीओपी समायोजन करता है। मतलब केंद्रीय बैंक कौन? आरबीआई, और समायोजन का भी इसी का है, और ब्याज दरों का और मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रित भी कौन करता है? केंद्र बैंक करता है, आरबीआई करता है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स का आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है टिपिकल तरीका से। सोना रख के जो है ना अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, या फिर डॉलर रखिए आप, समझ गए ना। और इसमें एक चीज ये भी है कि वर्ल्ड बैंक से चाहे IMF से जो है ना आप डॉलर जो है ना उधार पे ले सकते हैं, मगर लंबे टाइम तक नहीं ले सकते हैं। समझ में? कर्ज नहीं ले सकते हैं, लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था पे इसका असर भी पड़ता है, याद रखिएगा। अब IMF में अपना मुद्रा आरक्षित कोष भारत ने कितना रखा है, ये भी सवाल उठता है यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड मार्केट में भारत का दबदबा बनेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना भारत में मनी इन्फ्लेशन का दौर घटता रहेगा, याद रखिएगा। अब जो आगे हम चलिए आगे देखते हैं। यदि ब्याज दर और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करके बीओपी समायोजन करता है। यदि ब्याज दरें बढ़ाई जाती है तो विदेशी निवेश आकर्षित होते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। यदि मुद्रा आपूर्ति सीमित की जाती है तो आयात कम होता है, और कम होने से भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी में क्या देखें? सरकार करों में वृद्धि और व्यय में कटौती कर विदेशी मुद्रा की निकासी को सीमित कर सकती है, और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कर छूट और सब्सिडी प्रदान की जाती है। सार्वजनिक व्यय में कमी से आयात में भी गिरावट आती है, और भुगतान शेष समायोजन के वैकल्पिक उपागम, संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चर ऑफ रिफॉर्म्स। इसमें हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ रिफॉर्म्स में क्या देखेंगे? जाहिर सी बात है कि इसकी सुधार के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसमें जो है ना मेन इंपॉर्टेंस आपको सबसे ज्यादा रहेगा दीर्घकालीन संतुलन के लिए व्यापार
उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्रों में सुधार किए जाते हैं। औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे का विकास और कौशल वृद्धि में नियंत्रित क्षमता बढ़ाई जाती है। नियंत्रित क्षमता, निर्यात की भी क्षमता बढ़ाई जाती है, नियंत्रित करके निर्यात की क्षमता बढ़ाई जाती है, याद रखिएगा, ये पॉइंट कीजिए। उदाहरण, चीन में अपने उत्पादन और बुनियादी ढांचे को मजबूत कर निर्यात बढ़ाया जाता है। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, रीजनल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन जो है ना, ये कैसे होगा रीजनल इकोनॉमिक्स में, तो ये देखना बहुत जरूरी है। और रीजनल की बात की जा रही है, रीजनल ट्रेड एंड कमर्स की बात कही जा रही है, देश के बीच व्यापार समझौते और मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एडजस्टमेंट, फटास बनाए जाते हैं और पड़ोसी देश के साथ में व्यापारिक संबंध सुधार, भुगतान संतुलन की स्थिति मजबूत की जाती है। फटा, आप लोगों को एक लेक्चर भी दिया हूं, फटा पे जो है ना भारत और इंग्लैंड के बीच में जो है समझौता हुआ है, तो उससे और फटा का ही जो है ना भारत के पड़ोसी देशों में साथ में औद्योगिक ट्रेड एंड कमर्स के लिए जो है ना संतुलन बनाया जाए, व्यापार के लिए सक्रिय, मतलब एक तरह से सुदृढ़ तरीका से व्यापार किया जाए, तो ये भी पॉइंट आप एक तरह से रखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो हम भारत, अफगानिस्तान और आसियान व्यापार समझौता, भारत आसियान और समझौता में आपको आ जाएगा, और इसमें भारत के पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का मैं यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो एग्जाम्पल आप लोग दे दे के इसमें कीजिएगा, लिखिएगा, तो आप लोग को नंबर भी थोड़ा अच्छा आएगा मेंस में। समझ रहे हैं आप लोग। मुद्रा विविधीकरण, अब यहाँ पे क्या है, केवल अमेरिकी डॉलर पर निर्भर न रहकर अन्य मुद्राओं में व्यापार करना होगा। किस किस मुद्राओं में, भारतीय मुद्राओं को भी जो है ना इंटरनेशनल मुद्रा बनाना होगा। जैसे जैसे चाइना ने अपनी मुद्रा बना ली, रशिया ने अपनी मुद्रा बना ली है, आपको पता है ना, तो ये मुद्राओं की तरह भारत को भी, भारतीय रिजर्व बैंक को भी सोचना पड़ेगा कि वैश्विक स्तर पे अपने मुद्राओं से जो है ना हम आयात और निर्यात करें। समझ रहे हैं। इससे इससे मुद्रा विनियमन, मतलब विनियमन विनियमन दर जो है ना एक तरह से अस्थिरता का प्रभाव कम होगा। अब स्थिरता का प्रभाव कम होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट की पे भी कंट्रोल होगा। याद रखिएगा, मनी इन्फ्लेशन का डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पे ब्रिक्स देशों ने अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की पहल की है। अब ब्रिक्स देश भी आ गए, देख लीजिए, यूरोप के भी कई देश आ जाएंगे, डेवलप कंट्री भी आ जाएंगे इसमें। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश का भी इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ गए ना। और फॉरेन प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का जो है ना क्या होगा, दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह बढ़ाने के लिए एफडीआई और एफपीआई को आकर्षित करना आवश्यक होता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। उदाहरण के तौर पर 1991 में भारत ने उदारीकरण कर विदेशी निवेशों को बढ़ावा दिया था। इसी टाइम में 1991 में ही जो है ना बीपीओ जो है भारत में विदेशी कंपनियां स्थापित हुई, मल्टीनेशनल कंपनियां आई और उदारीकरण की नीति अपनाई गई, जिससे मनी इन्फ्लेशन का दौर खत्म हुआ। मनी आया, डॉलर्स आया, पॉन्ड्स आया, रूबेल आया, आपको दिरहम आया, दिनार आया। समझ गए ना। तो ये चीजें जो है ना भारतीय मार्केट को उबारने में एक तरह से सक्षम तरीका से एक जो है ना बहुत बड़ा पहल था, याद रखिएगा ये। और निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे होगा, एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसके प्रमोशन के लिए भी हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। आयात प्रतिस्पर्धा, अब आयात प्रतिस्पर्धा में भी अपने दौड़ को जो है ना, अपने भारत की जो है दौड़, उसमें भी आगे अगला कदम उठाना चाहिए और दौड़ना चाहिए। निर्यात बढ़ाने और आयात को घरेलू उत्पादकों से प्रतिस्पर्धित मतलब एक तरह से प्रतिस्पर्धा की दौड़ करने की रणनीति भी अपनानी होगी। और नई तकनीकों और मतलब नई तकनीक के साथ में जो है ना स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देना होगा, जिसे आत्मनिर्भरता विकसित की जा सकती है। ये पॉइंट जो है ना थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। उदाहरण में मेक इन इंडिया अभियान जो घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। डिजिटल भुगतान और फिनटेक, अब डिजिटल पेमेंट्स है क्या और फिनटेक है क्या। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर भुगतान संतुलन में सुधार किया जा रहा है। और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जाए, ब्लॉकचेन की भी तकनीकी को उपयोग किया जा रहा है और संभावित समाधान की खोज भी की जा रही है। समझ गए। संप्रभु ऋण और सहायता से भी जो है ना
फॉरिन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, एफडीआई को भी खुले तौर से अभी भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशी कंपनियों को भी निवेश करने के लिए आमंत्रित की जा रही है भारतीय मार्केट में, भारतीय बाजार में। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे आईएमएफ और विश्व बैंक से सहायता लेकर विदेशी मुद्रा भंडार के स्थिर किया जा सकता है। हालांकि इस पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूप से जोखिम भरी हो सकती है। समझ रहे हैं ना, अगर आप लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी तो देना होगा, ब्याज भी तो देना होगा, अब मार्केट को भी तो आपको पकड़ना है। वर्ल्ड लेवल मार्केट में भारतीय बाजार को थोड़ी आपको देखना है, बाहर के बाजार के भी, वर्ल्ड सेंसेक्स मार्केट को भी तो लेके चलना है भाई आप लोगों को, ये भी तो देखना है, इसमें जरूरी है। भुगतान से समायोजन में भारत का दृष्टिकोण, भारत ने 1991 के भुगतान संकट के बाद विभिन्न उपाय अपनाए थे। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, व्यापार और निवेश नीतियों में ढील दी गई थी। इसलिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए भारतीय बाजार में, भारत का खुला बाजार, आओ इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ एफडीआई लाओ, आप यहाँ पे फॉरिन कंपनी, बाहर की कंपनियां है, मल्टीनेशनल कंपनियां है, बीपीओ जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और भारत की जो है ना अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ तरीका से सुधार हो। विनिमय दर सुधार, रुपए की विनिमय दर को बाजार के अनुसार निर्धारित किया जाता है और एफडीआई और एफपीआई प्रोत्साहन, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सुधार किया जाए। सेवा क्षेत्र का विकास, आईटी और बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस ऑफिस उद्योगों ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेक इन इंडिया और पीएलआई योजना घरेलू उत्पाद और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीति आप बनाई गई है। निष्कर्ष कंक्लूजन, बीपीओ के लिए जो है ना, बीपीओ कहां से मनी को देखा जाए तो भारत के अकॉर्डिंग, और भारत में जो है कहां से जो है ना अपने तरफ खींचता है। पता है कि बाहर की कंपनी जो इंडिया में बैठी हुई है, बीपीओ चला रही है, और उसके ग्राहक अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, बेल्जियम में, रशिया में, तो वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, खास करके कंप्यूटर सेक्टर से, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, तो उनकी कॉल आते हैं कि भाई मेरा जो है ना हार्ड डिस्क में ये प्रॉब्लम आ गया है, मेरा मॉनिटर नहीं चल रहा है, मेरा लाइट नहीं हो रहा है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग उनको सुझाव दिया जाता है कि आप इसको स्विच को ऑन कीजिए, स्विच को ऑफ कीजिए, उनसे बातें की जा रही है, उनको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, वहां से उनका जो डाटा आ रहा है, और जो कंपनी उसके अकॉर्डिंग जो है ना उनको पैसे दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, डॉलर्स में दे रही है। तो डॉलर जब भारत में आएगा तो भारत की बाजार बढ़ेगा ना, भारत की स्थिति बढ़ेगी, मनी जो है ना इंक्रीज करेगा, इन्फ्लेशन के दौर से आप निकलेंगे, याद रखिएगा। अब हम निष्कर्ष थोड़ा सा देख लें, इसमें थोड़ा जो है आप कंक्लूजन देखिएगा तो भुगतान संतुलन समायोजन के लिए परंपरागत उपाय महत्वपूर्ण है, लेकिन वैकल्पिक उपगम भी आवश्यकता हो सकता है और होगा भी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलता से देखते हुए संरचनात्मक सुधार, डिजिटल भुगतान, क्षेत्रीय व्यापार सहयोग और मुद्रा विविधीकरण जैसी रणनीतियां प्रभावित हो सकती है या साबित हो सकती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए दीर्घकालीन रणनीति में आत्मनिर्भरता, निर्यात, संवर्धन और विदेशी निवेश आयात करने की नीति प्रमुख होनी चाहिए। और आप लोग यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं तो कुछ पॉइंट आप लोग इसमें ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूं। भुगतान संतुलन समायोजन के पारंपरिक बनाम वैकल्पिक दृष्टिकोण का तुलना, भारत में 1991 सुधार का भुगतान संतुलन पर प्रभाव, ये बार बार मेंस के क्वेश्चन में रहा है यूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। आप देखो श्रेणी व्यापार, सहयोग और फटास की भूमिका और डिजिटल भुगतान, फटा वही जो आपको एक बना हुआ है जो वैश्विक स्तर पे आपको ट्रेड एंड कॉमर्स में इसकी क्या रूल है और ये कैसे जो है ना पॉजिटिव रोल निभा रहा है। डिजिटल भुगतान और फिनटेक के माध्यम से बीओपी सुधार करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान और आयात प्रतिस्पर्धा रणनीति, ये जो है ना टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आप लोगों को, मेंस में बार बार क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये आप लोगों के